हेलो बच्चों। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पीएच के बारे में डिस्कस किया था। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है हमारा। और इसमें इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच से ही रिलेटेड कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो ये तो जो हमारा लेक्चर होगा थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। और जो इसके प्रीवियस लेक्चर था हमारे पास में, पहले वाला लेक्चर था, उसमें थोड़ा से क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं पीएच से रिलेटेड। तो दैनिक जीवन में हमारा जो पीएच का महत्व होता है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये रिलेटेड है कहीं ना कहीं हम लोगों से। ठीक है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जैसे बगीचे हैं, ठीक है, तो और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास दिखाई देती हैं, उनसे सबसे रिलेटेड होता है ये। तो इसी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वो है कि क्या पौधे एवं, हम एनसीईआरटी से लेकर चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी, हम कुछ भी यहाँ पे कोई भी चीज़, हमारी कोई भी टॉपिक छूट नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एनसीईआरटी को फुली कवर कर रहे हैं हम, इसलिए हम थियरी भी इस टॉपिक को ले लिया हमने। और वैसे इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है, फिर भी एक लेक्चर हम इसको कंप्लीट कर देते हैं थोड़े से 10-15 मिनट की वीडियो में। तो सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है इसमें कि क्या पौधे एवं पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक, संवेदनशील यानी क्या प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं पीएच, यानी उनको एक फिक्स्ड पीएच में रहने दिया जाए तभी वो जीवित रह सकते हैं, या उन पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है। इस तरीके की बातें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी का जो पहला हमारा हेडिंग होगा ये होगा, क्या पौधे एवं पशु या जंतु, लिख सकते हैं यहाँ पे, पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है यहाँ तो पूछा गया है इस तरीके से करके, तो होते हैं, हम लोग जानते हैं पीएच के प्रति संवेदनशील होंगे, चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, वो पीएच के प्रति यानी पीएच के अगेंस्ट क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे आप समझाएंगे कि पीएच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। अभी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, रक्त जो हमारा है उसका पीएच कितना था। ब्लड का पीएच जो था वो था हमारे पास में शायद अप्रॉक्सीमेट 7.4 के आसपास था, थोड़ा सा बेसिक था। तो जब 7.4 के आसपास था पीएच, तो इसका मतलब क्या है, यानी अगर ब्लड का पीएच इससे कम हो जाए तो क्या हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, या इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। हमारा जो शरीर होता है, ठीक है, उसका जो हमारा बॉडी है वो, यानी शरीर जो हमारा है, इसका पीएच जो है वो 7 से लेके 7.8 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर बॉडी का पीएच इससे ज़्यादा या इससे कम होता है तो हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, यानी बुरा प्रभाव पड़ेगा, और हो सकता है कि हमारे जीवन में, कह सकते हो, कोई भी हानि हो सकती है हमारे ऊपर। तो ये एनिमल्स के ऊपर बात। इसी तरीके से एनिमल्स में हम लोग काऊ वगैरह, बफेलो वगैरह, उन सब में भी पीएच हमारे पास में डिपेंड करता है, यानी पीएच पे उन लोग भी सेंसिटिव होते हैं। पीएच कम ज़्यादा होने से उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगला हम लोग प्लांट के बारे में अगर देखें तो प्लांट पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, प्लांट का पीएच कम ज़्यादा कैसे होगा, तो इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी बारिश होती है जिसको हम लोग फर्स्ट रेन बोलते हैं, पहली बरसात हो अगर कहीं ये, तो पहली बरसात में क्या होता है कि जो हमारे पास में ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स के, जैसे SO2 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, NO2, यानी ऑक्साइड्स हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, ये सब एटमॉस्फेयर में होते हैं। और एटमॉस्फेयर में जैसे ही बारिश होती है ये उनके साथ रिएक्ट करके, यानी जैसे SO2 है, ठीक है, तो SO2 क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है H2O से, वाटर से, यानी जो बारिश हो रही है, और बना लेता है H2SO4। ठीक, इस तरीके से NO2 होगा तो वो रिएक्ट कर लेगा H2O से और बना लेगा HNO3। और अभी आप लोग देख रहे थे कि ये सारे के सारे क्या हैं, बहुत ही प्रबल अम्ल होते हैं ये। तो जब ये प्रबल अम्ल होते हैं और बारिश के साथ हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं तो इस बारिश को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा। और जो अम्लीय वर्षा का पीएच होता है, वैसे वाटर का पीएच हम लोग देखे थे, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है, लेकिन जब अम्लीय वर्षा होगी तो अम्लीय वर्षा का पीएच हमारे पास में अम्लीय हो जाता है, और यानी उसका पीएच 7 से कम हो जाएगा, पीएच हो जाता है 5.6 के आसपास। तो 5.6 पीएच हो जाता है। और ये जब पानी जो है हमारे पास में, मान लो नदियों वगैरह से क्या करता है, नदी वगैरह में पहुंचता है या कहीं भी पेड़ पौधों के पास पहुंचेगा, तो क्या होता है, जब पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं इस जल को
अवशोषित करेंगी या लेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, तो उन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। और अगर झील में, तालाबों वगैरह में हो तो जिसमें जलीय जीव होते हैं उनको नुकसान पहुंचेगा इससे। तो ये हो गया हमारे पास में दैनिक जीवन में कुछ पहला एग्जाम्पल हमारा प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर पीएच का। दूसरा हम लोग देखें अगर यहाँ पे तो अच्छा, इसी पीएच से रिलेटेड एक चीज़ और है कि जैसे जो हमारे पास में एक ग्रह होता है वीनस, शुक्र, ठीक है। तो जो शुक्र ग्रह है उसका जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, वायुमंडल है हमारे पास में उसका जो, तो वो वायुमंडल क्या होता है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड से यानी H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे बादलों से बना हुआ है। H2SO4 के मोटे बादलों से बना हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। मोटे बादलों से बना हुआ है मतलब उसका जो पूरा, जैसे मान लो ये हमारे पास में अर्थ है, ठीक है, सरफेस है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास मान लीजिए वीनस है, तो वीनस का जो सरफेस है इसके चारों तरफ क्या है, H2SO4 का एक बादल है, पूरा क्लाउड है पूरा। अब यहाँ से अगर कभी भी वाटर, आप कह सकते हो रेन होगी, वर्षा होगी, तो क्या होगा, H2SO4 भी साथ साथ आएगा, तो वहाँ पे जीवन इसीलिए संभव नहीं है। तो शुक्र के जीवन क्यों नहीं है, क्योंकि उसका वायुमंडल जो होता है H2SO4 के मोटे बादलों से घिरा होता है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, आसपास आपके बगीचे होंगे, तो बगीचों की मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए। या हम लोग जानते हैं, हम लोग एग्रीकल्चरल, अगर हमारे पास कहीं पे लैंड है, खेती करते हैं कोई लोग या किसान वगैरह, तो उसका पीएच भी हम लोग जानते हैं रेंज ज़्यादा, ना तो कम होना चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जो खेती के लिए हमारे पास में पीएच होती है, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए जो पीएच होनी चाहिए वो होती है लगभग हमारे पास में, वैसे रेंज करती है, बहुत सारे प्लांट्स अलग अलग हैं, 5.5 से लगभग 7.5 तक ये रेंज करती है एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन आपके जो बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है बगीचे का, ठीक है, बगीचे का पीएच कितना होना चाहिए, तो बगीचे का जो पीएच है, जो बगीचे का जो मिट्टी है, कि मिट्टी का पीएच जो होता है हमारे पास में, ये थोड़ा सा कह सकते हो कि एसिडिक, हल्का सा एसिडिक, बहुत ही मामूली एसिडिक होता है मिट्टी का पीएच। और यहाँ देख सकते हैं आप 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। यानी खेती के लिए हमारे पास में पीएच, मिट्टी का जो पीएच होता है वो थोड़ा सा कम भी होगा, यानी एसिडिक भी हो सकता है हल्का सा, लेकिन बहुत ही वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक, उससे ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो हमारे पास में वहाँ पे कोई कुछ भी उत्पादन वगैरह नहीं होगा, जो प्लांट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे सब कुछ। तो जो हमारे पास में मिट्टी, बगीचे की मिट्टी का पीएच है, यानी पीएच ऑफ सॉयल इन गार्डन बोल सकते हो, या फिर बैकयार्ड भी बोल सकते हो, इन योर बैकयार्ड, ठीक है। तो बैकयार्ड का जो पीएच होता है हमारे पास में वो होता है 6.5 के आसपास, ठीक है, 6.5 होनी चाहिए इसकी पीएच। इससे कम होगी या ज़्यादा होगी तो बगीचे में जो पौधे हैं वो सूख जाएंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से याद रखना है, भूलना नहीं है ये सारी चीज़ें। अब अगर हम लोग बात करें, जो अगली हेडिंग है हमारे पास में वो है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र का पीएच, पाचन तंत्र का पीएच, यानी पीएच ऑफ या पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप लोग जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे हमारे पास में एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट होते हैं और कई सारे जूसेस सिक्रेट होते हैं। उसी में एक जूस होता है जो स्टमक के द्वारा, आमाशय के द्वारा एक जूस सिक्रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जठर रस। और वो जो जठर रस होता है हमारे पास में उसमें HCl भी होता है, ध्यान दीजिएगा, HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो जब HCl सिक्रेट करता है होता है जो कि हमारे भोजन के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है, पाचन के लिए हेल्प करेगा ये हमारे पास में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अपच के कारण या कुछ भी और गलतियों के कारण क्या होता है कि ये HCl बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट हो जाता है। इसकी जो कंसंट्रेशन होती है HCl क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है कह सकते हो। तो जब आमाशय में HCl ज़्यादा हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। नाम सुना होगा आपने, इनो वगैरह लोग पीते हैं एसिडिटी के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी, ठीक है। और इसको दूर करने के लिए यानी इसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्षारक वगैरह कुछ लेते हैं लिक्विड टाइप का, जैसे हमने एग्जांपल बताया इनो वगैरह पीते हैं, और या एंटासिड। इनो एक क्या है, इनो हमारे पास में एक एंट एसिड है, ध्यान देना, एंट एसिड। एंटासिड क्या होता है कि एसिड को ख़त्म करने वाला, एंटासिड एक क्षारक होता है, बेसिकली क्षारक है। करता क्या है इनो, कि इनो क्षारक होता है हमारे पास में, और ये जठर रस अम्ल है, तो अम्ल और क्षारक मिलेंगे क्या हो जाएगा,
सबसे पहले लेक्चर में शायद हम लोगों ने देखा था कि अम्ल और क्षारक, जैसे अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो क्या बनता है, साल्ट यानी लवण प्लस जल बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो ये दोनों मिलेंगे आपस में, न्यूट्रल हो जाएंगे और काम खत्म हो जाएगा इसका। तो हमारा जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। या और जो एंटासिड में हम लोग इनो का यूज़ करते हैं। और कभी कभी एक बहुत ही एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पूछा सकता है एग्जाम में। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। यह देख रहे हैं आप OH है यानी ये क्षारी है थोड़ा सा। और जैसे ही किसी को अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एंटासिड के रूप में अगर वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन कर रहा है यानी इसको अगर इनगल्फ कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, तो एसिड है ये HCl, ये बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वीकली बेसिक होता है यानी दुर्बल क्षारक है, ये दुर्बल क्षारक है और अम्ल से मिलके उसको ख़त्म कर देगा। तो ये कंप्लीट हुआ। अब कभी कभी एक हमारे पास में और एग्जांपल्स यानी दैनिक जीवन में अगर हम बात करें तो हमारे पास में टूथ डिके, दंत क्षरण का एक बात आती है, दंत क्षरण। ठीक है, तो दंत क्षरण क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है, टूथ डिके, टूथ डिके या इसी को बोलते हैं दंत क्षरण। ये क्यों होता है, ये भी पीएच की ही गड़बड़ी के कारण होता है। पीएच में अगर डिस्टर्बेंस हुआ, चेंजेस हुआ कुछ, तो क्या होगा, हमारे दांत जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो जो हमारे माउथ का, जो हमारे मुंह का पीएच होता है, पीएच हम लोग जानते हैं मुंह में लार सिक्रेट होता है, लार भी थोड़ा सा एसिडिक होता है, और वो हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो होता है 5.5, थोड़ा सा एसिडिक। ठीक है, 5.5 इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए या फिर इतना होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पीएच जो होता है माउथ का 5.5 से भी कम हो जाता है, इससे भी कम हो जाएगा। मान लो जैसे 5 हो गया या मान लीजिए 4.5 हो गया इतना, तो पीएच कम हो जाएगा तो क्या होता है हमारे पास में, इनेमल जो होता है दांत के ऊपर, जो हमारे पास में टीथ होती है, टीथ के ऊपर एक हमारे पास में क्या होता है, एक कवरिंग होती है इस तरीके से। किसकी कवरिंग होती है टीथ के ऊपर, हार्डेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी का इनेमल, इसको हम लोग बोलते हैं इनेमल। तो इनेमल जो होता है हमारे पास में वो टूथ के ऊपर कवरिंग होता है इसका, और कवरिंग जैसे ही एसिडिक होगा, माउथ में पीएच एसिडिक होगा, ये इनेमल क्या होगा, यहाँ से ख़राब होने लगेगा, और इनेमल के ख़राब होने के कारण यहाँ से इनेमल हट जाएगा, और ये इसके नीचे हमारे पास में सेंसिटिव सब तंत्रिकाएँ वगैरह लगी होती हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स वगैरह। अब इसके हटने के बाद अगर आप पानी भी पियेंगे तो इस पर टच होगा दांत पे, और ये इसको तुरंत ही दर्द महसूस होगा आपको ब्रेन के पास। तो इनेमल, दो चीज़ें याद रखना है, इनेमल हार्डेस्ट मटेरियल है, सबसे कठोर पदार्थ है हमारे शरीर का। और दूसरी चीज़, जब अगर पीएच कम हो जाएगा 5.5 से अगर हमारी माउथ का, तो इनेमल ख़राब होने लगता है, और ख़राब होने के कारण हमारे दांत में क्या होगा, दर्द वगैरह होगा, और बैक्टीरियल ग्रोथ भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, पीएच कम होगा तो। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, भोजन वगैरह करते हैं और कर सकते हो टूथ ब्रश वगैरह नहीं करते, टूथ ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो फूड मटेरियल है दांत में ही लगे रह जाएंगे, और दांत में लगे रह जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ होगा तो वो उसको क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे तो एसिड बनेगा, एसिड क्या करेगा, फिर से वही काम, एसिड का काम ही क्या है, इनेमल को ख़राब कर देगा। तो इसलिए हम लोग को ब्रश भी करते रहना चाहिए, टाइम टाइम कर सकते हो, एक दिन में 2 बार सुबह शाम हमको ब्रश करना चाहिए, नहीं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कारण भी ये सब होता है। अब इसके बाद होता है हमारे पास में और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं दैनिक जीवन में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक हम लोग देखते हैं सेल्फ डिफेंस का, एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है हमारे पास में, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस से क्या मतलब है, सेल्फ डिफेंस मतलब होता है आत्मरक्षा। ठीक है, आत्मरक्षा। अब ये सेल्फ डिफेंस कौन कर सकता है, ये हमारे पास में प्लांट भी कर सकते हैं और एनिमल भी कर सकते हैं। तो यानी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स, कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए पीएच का यूज करते हैं, कह सकते हैं उनके पास कुछ ऐसे हमारे पास मटेरियल्स होते हैं जो कि पीएच के अंडर कंट्रोल होते हैं, और हमारे लिए कह सकते हैं नुकसानदायक होते हैं, लेकिन उनके सेल्फ डिफेंस के लिए वो बहुत ही अच्छे होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। जैसे इसी का एक एग्जांपल है एनिमल्स में अगर हम बात करें हनी बी का, ठीक है, मधुमक्खी का। जो हमारे पास में मधुमक्खी होती है उसके पास, या मधुमक्खी या चींटी, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो जो मधुमक्खी है या चींटी है हमारे पास में, वो क्या करती है, डंक मारती है। तो जैसे ही मधुमक्खी या चींटी हमारे पास में डंक मारेगी तो ये केमिकल सिक्रीट करती है,
और वो केमिकल क्या होता है, एक एसिड होता है जिसको जैसे फॉर्मिक एसिड, HCOOH, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड हमारे पास में सिक्रीट करती है, चाहे चींटी हो चाहे मधुमक्खी हो। तो ये एसिड जैसे ही हमारे स्किन के अंदर या कह सकते हो सेल्स में पहुंचता है तो हमको क्या होती है, जलन होने लगती है वहाँ पे बहुत तेज़ी से और दर्द होने लगता है। तो इस एसिड आप देख सकते हैं इसका pH एसिडिक है, तो इसका मतलब सेल्फ डिफेंस में भी एसिड एक रोल कर रहा है, किसी भी एनिमल्स में या प्लांट्स में भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम वहाँ पे बेकिंग सोडा वगैरह, तो हम लोग यूज़ क्या करते हैं, जैसे हमको मधुमक्खी ने डंक मारा तो हम लोग बेकिंग सोडा लगा लेते हैं वहाँ पे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लगाने से क्या होगा, बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है हमारे पास में NaHCO3। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा बेसिक होता है, बेसिक होता है। इसका जो pH होता है लगभग 8.1 होता है, तो बेसिक है। तो ये एसिड है, यानी जो चींटी ने हमको या मधुमक्खी ने डंक मारा था वो एसिड हमारे स्किन में या सेल्स में प्रोवाइड करा दिया, और जैसे ही हम बेकिंग सोडा उस पर लगाते हैं तो क्या होता है, ये हमारे पास बेसिक है। तो एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षारक मिल क्या हो जाएंगे, उदासीन, और जो हमारा दर्द वगैरह था वो सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं किस तरीके से, जैसे मधुमक्खी वगैरह किसी को काट लेते, कहते हैं कि ये जो होता है लोहे की कील वगैरह उसको टच करवाते हैं, इस तरीके से कुछ शायद ऐसा होता है। तो लोहे की कील को टच करवाने का भी यही इंपॉर्टेंस है कि लोहे की कील में अगर जैसे उससे मान लो इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है, टिटनेस वगैरह का, लेकिन फिर भी अगर टच करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्साइड है जो लोहे का वो बेसिक होता है, तो इसलिए वहाँ पे भी यही काम होता है, एसिड बेस मिल के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं दोनों। इसी तरीके से एक प्लांट भी होता है हमारे पास में, प्लांट भी एक होता है जो कि pH के हेल्प से अपने आप को सेल्फ डिफेंस रखता है, सुरक्षा रखता है। एक नेटल का पौधा होता है, ठीक है, नेटल का एक प्लांट होता है। नेटल का जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें पत्तियों में क्या होगा, इस तरीके से, इस तरीके से डंक वाले बाल होते हैं छोटे छोटे पत्तियों में बाहर की तरफ। अब ये डंक वाले बाल क्या करेंगे, यानी स्टिंगिंग हेयर होते हैं, स्टिंगिंग हेयर मतलब डंक वाले बाल। अब ये डंक वाले बाल क्या करेंगे वहाँ पे, देखिए डंक वाले बाल जैसे ही आप इस पौधे के पास जाओगे, नेटल के पौधे के पास जाओगे, तो ये क्या होगा, आपके स्किन में चुभ जाएगा। और स्किन में जैसे ही चुभेगा, और ये जो नेटल के लीफ होते हैं, डंक वाले बाल होते हैं, इसमें से एक केमिकल सिक्रीट होता है, एक रासायनिक पदार्थ सिक्रीट होगा, दिख रहा है नहीं, अच्छा, केमिकल सिक्रीट होता है यहाँ से। और उस केमिकल का नाम क्या होता है हमारे पास में, उस केमिकल का नाम होता है मेथेनोइक एसिड, ठीक है, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड देख रहे हो, एसिड यहाँ पे फार्मिक एसिड सिक्रिएट किया था मधुमक्खी ने, या ये भी कभी कभी इसमें फार्मिक एसिड ये भी होता है, फॉर्मिक एसिड भी होता है। तो मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड इस पत्ती से निकलता है, ठीक है, भले ही प्लांट है तो क्या हुआ, जैसे ही चुभेगा आपके हाथ बहुत तेज़ी से दर्द होगा, ठीक है। और उसको भी हम लोग फिर से न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा वगैरह का यूज कर सकते हो। या इसी के बगल एक और पौधा पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाक का पौधा। क्या, डाक का पौधा। डाक का पौधा क्या होती है, इसकी भी पत्तियां जो होती हैं वो थोड़ा सा बेसिक होती हैं। और डाक के पौधे की पत्तियों को अगर आप तोड़ के, जहाँ पे आपको इस नेटल के पौधे का डंक लगा है वहाँ पे अगर आप इसको रगड़ते हो इस तरीके से, तो वहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और आपका दर्द जो होगा वो सही हो जाएगा। तो लगभग ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक। तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ अभी, सॉरी, ये लेक्चर कंप्लीट हुआ हमारा। अभी इसमें साल्ट फैमिली बची हुई है हमारे पास में, साल्ट फैमिली बची हुई है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस को खुद करने का प्रयास कीजिए, नहीं होता तो आप कमेंट में लिखिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।